नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और आज के सायंकालीन संस्करण में आज हमारे साथ हैं जनरल अदा हसनैन, फॉर्मर जीओसी इन C-15 कोर, द चिनार कोर, श्रीनगर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, नमस्ते टू ऑल आवर ऑडियंस। यूक्रेन जो है वो फिर से हीट अप हो रहा है। आज फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। कल तुलसी गैबर्ड ने कहा था फ्रेंच वॉर का न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। तो क्या है स्थिति यूक्रेन की? जी शुक्रिया सबसे पहले कि मुझे आपने यहाँ पे इनवाइट किया। ये बहुत बहुत अहम शो है आपका जो है, और इससे बहुत लोगों को खबर मिलती है, इत्तला मिलती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है यहाँ पर। सो माय कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए। थैंक यू सर। जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, देखिए शुरुआत 24 फरवरी को जब हुई थी, सबने सोचा था कि ये 2 हफ्ते की 3 हफ्ते की लड़ाई होगी। अब 9वां महीना आ रहा है 24 अक्टूबर के बाद, और आगे लग नहीं रहा है कि कुछ इसका खात्मा होने वाला है। इसको मैं अगले 5, 7, 8, 10 मिनट में कोशिश करूंगा आपको इसके क्रंच पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि उसके बाद आप सवालात कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिस्कशन ऑन दिस। सबसे पहली चीज तो ये साबित हो चुकी है कि कन्वेंशनल लड़ाई जो है उसको वो भी अब अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। ये नहीं कोई कह सकता कि ये फौज इतनी बड़ी है और इसकी इतनी छोटी है और ये बड़ी फौज इस छोटी फौज के ऊपर हाविज हो जाएगी। ये आज नहीं कह सकता। हाइब्रिड लड़ाई में, इस काउंटर इंसर्जेंसी में ये चीजें कही जाती हैं, छोटा छोटा देश जो है लड़ सकता है बड़े के साथ एक्सेट्रा, मगर अब साबित हो रहा है कि कन्वेंशनल लड़ाई में भी ये हो सकता है। दूसरी, ये जीत और हार की जो बात आ रही है, पिछले 3-4 महीने से चल रही है। जीत और हार, कौन जीता है, कौन हार रहा है, कौन पछाड़ रहा है बैटलफील्ड के ऊपर, ये जो है आजकल के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जमाने में, इसको भी साबित करना बड़ा बड़ा मुश्किल है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिजिकल कंडीशंस ग्राउंड पे क्या है, सैटेलाइट लगे हैं, पूरी ऊपर से सब इंफॉर्मेशन जा रही है, ट्रांसपेरेंसी, बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी है, मगर दुनिया को कन्विंस करना, पॉलिटिकल लीडरशिप्स को कन्विंस करना, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करना कि भाई किस तरफ की लड़ाई जा रही है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी जा रही है। नो विक्टर नो वैंक्विश जिसको कहते हैं लड़ाई के अंदर। अब आप हाल में ही देख लीजिए, कह रहे हैं कि यूक्रेन की फौज जो है उसने जबरदस्त काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर दिया एज अ पार्ट ऑफ, जिसको कहते हैं कि वहां से सपोर्ट आ रही है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो रहा है पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड से, नेटो से, और यहां तक कि जो सप्लाई चेन उनकी ऐसी है, मॉडर्न हथियारों की सब फैक्ट्रीज खुल गई हैं। यहां तक कि आज सिचुएशन है कि नेटो के अपने जो स्टॉक्स हैं वो इरोड हो गए हैं, और अगर कल लड़ाई होती है नेटो की किसी रूस के साथ या कहीं और, तो इनके पास अपने स्टॉक्स नहीं है। पूरे स्टॉक्स तो उन्होंने खाली करके यूक्रेन को दे दिए। और ये सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भी हो रही है, यानी यूक्रेन की फौजें जो है वो ट्रेन की जा रही हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर नेटो उसको ट्रेन कर रही है। ये एक जबरदस्त, नो डाउट, एक बड़ी हाइब्रिड तरीके से, मगर बहुत बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वॉर एफर्ट है, प्रॉक्सी एफर्ट है फ्रॉम आउटसाइड। मगर ग्राउंड के ऊपर मुझे 1-2 सवाल हैं उन सबसे। ये कहे जा रहे हैं, नेटो कहे जा रहा है कि काउंटर ऑफेंसिव, ये हम सब समझते हैं काउंटर ऑफेंसिव क्या होता है। काउंटर ऑफेंसिव एक जबरदस्त चीज होती है जिसमें आप जाते हैं, जिस तरह से जर्मन आर्मीज लड़ी थी और पहुंची थी अटलांटिक तक, वो होती उस तरह के मूवमेंट्स होते हैं इसमें। ये जो मूवमेंट्स अभी आपने देखे हैं यूक्रेन में, उस तरह के नहीं है। रूस की जो फ्रंट लाइन्स हैं वो इतनी पीछे धक्का उनको नहीं दिया है कि वहां से वो आर्टिलरी के रेंजेस के अंदर भी नहीं फायर कर सकते। वो तो साबित ही हो गया। कीव के ऊपर अभी चल रहा है पूरा घमासान, वहां पर शेलिंग चल रही है। तो ये बड़े कन्विंस हो गए कि खार्किव, कीव, ये सबसे हटा दिया है, इनको दूर कर दिया। डॉनबास में क्या हुआ? डॉनबास में कैसे इन्होंने जाकर अपने पूरे ये सो कॉल्ड प्लेबिसाइट या जो भी आप कहें इनको, इसको इन्होंने करा है वहां पर। इस वक्त अगर इनका कंट्रोल नहीं होता तो करते कैसे? तो मतलब एक हाई एग्जैजरेशन थ्रू ए वेरी वेरी वेल सस्टेन्ड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैंपेन चल रहा है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह दीजिए, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी कह दीजिए, नई नई टर्मिनोलॉजीज को तो कोई जरूरत नहीं है उसमें जाने का, मगर ये दुनिया को कन्विंस करने का कि रूस हार गई है लड़ाई।
मैं नहीं कन्विंस हुआ हूं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी जिस तरह से रिटेलिएशन हुआ है आर्टिलरी का एक्सेट्रा, मैं मानता हूं कि रूस की काबिलियत जो है ग्राउंड के ऊपर मनूवर करने की टैंक्स के साथ, इन्फेंट्री के साथ, बहुत ही लिमिटेड रही है, बड़ी क्वेश्चनेबल रही है। और वो ग्राउंड को नहीं कर पाए इस तरह से कैप्चर जिस तरह से कर सकते थे शायद। It has been, it's well established. But today it is a stalemate, virtually a stalemate at the moment. और इसका आगे क्या होगा, ये एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर एक, याद रखिए पूरा सदर्न जो कोस्ट है ब्लैक सी का, वो अभी भी रूस के हाथ में है। रूस के लिए निहायत जरूरी चीज है यहां पर कि ब्लैक सी के ऊपर कंट्रोल रहे। याद रखिए ये देश, हमने लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था आपके शो में, कि रूस का जो एक्सेस है ओशंस के साथ, या तो वो आर्कटिक सर्कल में है, या बाल्टिक में छोटे से एरिया में है, या व्लादिवोस्टॉक में पैसिफिक में है। जो असली दुनिया का दारोमदार है, मेडिटेरेनियन, सुएज, पर्शियन गल्फ, ये इलाके जो गल्फ ऑफ एडन के हैं, these are the waterways of the world through which the trade goes. इसके ऊपर अगर कंट्रोल, इसके ऊपर कोई एक्सेस ना हो रूस का, तो रशिया विल लूज आउट। तो ब्लैक सी के थ्रू सब होता है ये। दिस इज द ओनली एक्सेस दैट दे गेट। मोस्ट पीपल डोंट रिमेंबर कि सीरिया के अंदर क्यों गया था रूस? एक पोर्ट के लिए, लटाकिया, एक पोर्ट जो सीरिया के कोस्ट के ऊपर है, उससे उनको एक्सेस मिलता है मेडिटेरेनियन में। तो ये जो मैरिटाइम है, इसको लोग आमतौर पर भूल जाते हैं, और रूस का अच्छा कंट्रोल है इसके ऊपर, ब्लैक सी के ऊपर इस वक्त। और तभी ये कोशिश, ये जो कर्श ब्रिज के ऊपर जो अभी हमला किया है यूक्रेन ने, वो इसको एक साइकोलॉजिकली दिखाने के लिए कि क्राइमिया के ऊपर कंट्रोल जो है, क्राइमिया के ऊपर जो लॉजिस्टिक्स, रूस का जो लॉजिस्टिक एक्सेस है, उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वो। दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी टू ट्राई एंड टेल द वर्ल्ड कि रूस जो है उसका कंट्रोल नहीं है इस इलाके में, मगर रूस का असलियत में कंट्रोल काफी बना हुआ है। ये Now let's come to two important things. एक तो न्यूक्लियर है और दूसरा है वॉर स्टैमिना। ये टर्म एक वॉर स्टैमिना है। आपको याद है 1965 में कहते हैं कि लड़ाई में पाकिस्तान के, हमने प्री मैच्योरली लड़ाई बंद कर दी थी क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम था कि हमारे स्टॉक्स क्या है। हमारे पास 11 दिन का एम्यूनिशन रखा हुआ था और हम सोच रहे थे कि हमारे पास एम्यूनिशन ही नहीं है 1965 में। आप देखिए ये वॉर स्टॉक्स एंड वॉर स्टैमिना इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग। वॉर स्टैमिना नेटो ईयू का अब रन आउट हो रहा है धीरे धीरे, एनर्जी की वजह से, एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से डिविजन्स पैदा हो रहे हैं। अभी भी बाहर नहीं आए, पॉलिटिकली नहीं आए बाहर, धीरे धीरे इंटरनल हो रहे हैं। जर्मनी वो एक ऐसा देश है जिसने सब कुछ अपना जो है दारोमदार इन्वेस्ट किया था इन दिस रिलेशनशिप विद रशिया टू कीप इट्स एनर्जी पाइपलाइंस रनिंग, एंड दे आर इन्वेस्टेड एवरीथिंग इनटू दिस एनर्जी डायरेक्शन. They are the ones who are suffering, and Germany is the biggest economy of EU. उसका influence बहुत strong होगा. It will bring about ruptures now within NATO. It will bring about ruptures within the EU, क्योंकि धीरे धीरे ये sustain करना बड़ा मुश्किल है, और पुतिन जो है इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. These ruptures in the unity of his so-called adversaries. That's number one. दूसरा न्यूक्लियर का, ये मैं समझता हूं इसको, ये बहुत ज्यादा प्ले अप हो रहा है. एक चीज याद रखिए कि ये सोसाइटीज जो है ना वेस्टर्न यूरोप की, खासतौर पे सेंट्रल यूरोप आप देख लीजिए, वेस्टर्न यूरोप, दीज आर द सोसाइटीज व्हिच लिव्ड थ्रू द कोल्ड वॉर. अब दे आर लास्ट 30 इयर्स दे हैव स्टेबलाइज्ड, कोई न्यूक्लियर थ्रेट्स नहीं है, ये नहीं है वो. प्लेइंग माइंड गेम्स विद देम इज नॉट डिफिकल्ट. रिमाइंडिंग देम कोल्ड वॉर में देखो क्या हुआ था. See the kind of threats that you lived under. Putin is doing exactly that. He's bringing it to their mind. Audience के लिए मैं समझाना चाहूंगा, याद रखिए, don't get confused with tactical and strategic nuclear weapons. Tactical nuclear weapon एक छोटा सा हथियार अगर फेंक दे तो 5 टैंक जो है वो उनके ऊपर इफेक्ट होगा, मगर इफेक्ट तो ग्राउंड पर 5 टैंक पर होगा. जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट दुनिया पर होगा वो तो अलग है. इट हैज अ स्ट्रेटेजिक इफेक्ट, कि मतलब न्यूक्लियर हथियार फेंकने का आपकी काबिलियत है. यू हैव द करेज टू यूज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन व्हिच हैज नॉट बीन यूज्ड सिंस 1945. ये बहुत बड़ा मैसेज होता है देने का. पुतिन इज गिविंग दिस मैसेज, ट्राइंग टू गिव दिस मैसेज एंड कन्विंस द पीपल, मैं कर दूंगा इस्तेमाल. मैं नहीं समझता हूं ये करेंगे. इट्स टू मच ऑफ रिस्क, टू मच ऑफ रिस्क.
बिकॉज देन यू कैनॉट कंट्रोल। उसके बाद जो है, जो जितनी रिस्क की का फैक्टर है वो हट जाता है, एंड द एडवर्सरी ऑन द अदर साइड नाउ हैज द मॉरल कैपेबिलिटी and the moral responsibility, he can do what he wishes, because massive retaliation is a part of the doctrine anyway. तो ये न्यूक्लियर का एक सवाल बहुत जरूरी चीज थी देखनी। मैं समझता हूं दिस वॉर इज अनविनेबल एट द मोमेंट बाय आइदर साइड, एंड उसकी वजह से ये एक्सटेंड होगी विंटर के अंदर, और तो विंटर के अंदर जब जाएगी, या तो इस साल ही इस विंटर के अंदर कॉम्प्रोमाइज होकर खत्म होगी, नहीं तो दिस विल बिकम इनटू अ लॉन्ग एंड डर्टी वॉर। और इस विंटर में पहली 2-3 चीजें जो इसमें ट्राई होंगी, एक तो इसमें प्रॉक्सीज जरूर आ जाएंगे, क्योंकि मनूवर ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे, कन्वेंशनल ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे, शेलिंग चलती रहेगी शायद, मगर प्रॉक्सीज आ सकते हैं इसके अंदर। अब ये किसने किया है यूक्रेन का जो ये अटैक जो किया है कर्च ब्रिज के ऊपर, किसने किया है? was it a set of mercenaries, was it a Ukrainian army, was it a special force organ? अभी तक कुछ इसके बाद साबित नहीं हुआ है, मगर these are dangerous signs कि अगर प्रॉक्सीज मर्सनरीज प्रॉक्सीज एंटर करके इस तरह से किया है इन्होंने, तो दिस इज अ डेंजरस साइन, बिकॉज देन the retaliations can also be of the same kind. Then it gets sustained into a proxy kind of a effort, and it goes into greater hybridity, less conventional. Winter में ये आमतौर पे होता भी है। दूसरा, lots of infrastructure targeting will probably start with special forces. अभी तक हमने स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन ज्यादा देखे नहीं इस लड़ाई में, विंटर में शायद देखने को आए। आर्टिलरी ड्यूल्स टू माय माइंड विल रिड्यूस, बिकॉज एक तरफ तो वो वॉर स्टैमिना उनका भी कम हो रहा है, और रशिया का भी। अभी वो क्रंच तो मार दिया इन्होंने इस ब्रिज के हमले के बाद, मगर उसके बाद शायद ये सस्टेन ना कर सके। आखिरी पॉइंट विच विल ट्रिगर ऑफ आवर डिस्कशन ऑल्सो, मैं समझता हूं भारत ने इसको बड़ी काबिलियत के साथ हैंडल किया है। आज लोग मुझको कह रहे हैं कि इज द टोन एंड टेनर ऑफ इंडो यूएस रिलेशंस चेंजिंग? क्या इस लड़ाई की वजह से भारत की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बदल रहा है क्या? कौन सा इंडिकेटर है ऐसा? अगर आपके फॉरेन मिनिस्टर 10 दिन न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में रहकर 55 मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, व्हाट इज ही डूइंग? ही इज सस्टेनिंग द डायलॉग। वही रिलेशनशिप को किसी और तरीकों से डिप्लोमेसी के थ्रू बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब सिडनी में बैठे थे, वहां एक्सप्लेन कर रहे हैं, मोर इंपॉर्टेंट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, ही इज एक्सप्लेनिंग इट इन हिज वेरी वेरी एक्सटेम्पर एंड वेरी वेरी आर्टिकुलेट वे। कौन से फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ऐसे जो 55 मीटिंग 10 दिन में कंडक्ट कर सकते हैं? और एक इंडिकेटर बहुत सही वक्त मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो दिया है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, टोन एंड टेनर ऑफ द कॉन्वर्सेशन, उस सब चीजों को नोटिस करिए। ए रिन्यूड कॉन्फिडेंस इन इंडिया, एक मैसेज दिया है, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अभी भी बरकरार है, हम आपको मैसेज दे रहे हैं, ये दुनिया के बिहाफ पे मैसेज दे रहे हैं। ये वक्त नहीं है लड़ाई का, ये वक्त है इकोनॉमिक्स का। ये हम पैंडेमिक से निकल रहे हैं, दुनिया की अजीब थ्रेट्स और निकल आ रही हैं, other countries which are rising, there are concerns around the world। तो इसलिए ये वक्त है रिव्यू का। और मैं समझता हूं वो लफ्ज जो हैं उनको दुनिया ने काफी हद तक अब्सॉर्ब किया है, समझा है। वेस्टर्न मीडिया जो आपके खिलाफ था उसने अब्सॉर्ब किया है, उसने इसको पुट आउट किया है। तो आई एम नॉट इन लीग विद एनीवन हु सेज कि इंडिया इज ऑन द बैक फुट। ये जरूर हो रहा है कि इंडिया को बैकफुट पर डालने के लिए और बहुत से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। विजिट टू कश्मीर पीओके बाय द जर्मन एम्बेसडर, कर लीजिए आप विजिट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पेंटिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, आईएमएफ के साथ तो हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं, मगर एक अटेम्प्ट इज गोइंग ऑन टू से कि इंडियन इकोनॉमी जो सोच रहे थे कि पोस्ट पैंडेमिक बढ़ेगी, वो शायद ना बढ़े, थोड़ा इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये दिस मैसेजिंग इज गोइंग अराउंड टू से दैट पाकिस्तान F-16 का रिफर्बिशमेंट प्रोग्राम, but these are little things, inputs here and there, these are all come together to make a composite whole to put a nation on the back foot. I think India of today, particularly India of the last 3 years, हमें काबिलियत है
इसको सस्टेन करने की, इसको रेजिस्ट करने की, एंड टू सस्टेन आवर ओन इंटरेस्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। थैंक यू जी। तो एक बात जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये मेरे विचार में ये यूनाइटेड स्टेट्स की ईगो की लड़ाई है। और वैसे यदि जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ में देखा जाए तो पहले वो चाइना को टारगेट कर रहे थे, कोई सेंस नहीं बनता था कि वो जाके रशिया के साथ इस तरह से एंटेंगल हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी वहाँ पे ख़ासतौर से डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो प्रैक्टिकल कम है, आइडियोलॉजिकल ज़्यादा हो गई है। तुलसी गैबर्ड ने कल यही पॉइंट आउट भी किया था। तो आपको लगता है कि नवंबर में यदि डेमोक्रेट्स जो हैं वो मिड साइकिल इलेक्शंस हार जाते हैं तो इस युद्ध का अंत हो सकता है? बहुत दिलचस्प सवाल, बहुत दिलचस्प सवाल। अभी तक हमने देखा है कि पॉलिटिकली अमेरिका का रोल जो है इसके ऊपर इतना ज्यादा हावी नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स अमेरिका इज द लीडर ऑफ नेटो, तो नेचुरली नेटो वो करता है जो अमेरिका चाहता है और कहता है। we've had a strong, reasonably strong democratic setup because control of the house is there with them, और प्रेसिडेंसी उनके पास है, एग्जीक्यूटिव उनके पास है। मगर अब मैं किसी श्योरिटी के साथ इस वक्त नवंबर के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि ये अप एंड डाउन बहुत ज्यादा हुआ है। और द ट्रम्प इफेक्ट ऑफ द लास्ट इन द लास्ट 2 years, by now no credible Republican voice has really come up in that manner, unless Trump is being looked upon as for a second coming, which is very much also possible. But I think Trump has been far too much in the backyard at the moment, not being able to give the ideological kind of a weightage. My question was different. My question was different. जी। मेरा सवाल ये था कि यदि वो हार जाते हैं तो यदि, अच्छा, ओके, अच्छा, ठीक है, ओके, लेट्स अज्यूम, ये हम अज्यूम करते हैं कि अगर वो हार ही जाते हैं, और जो बाइडेन की का जो कंट्रोल है ओवर द लेजिस्लेचर इज कॉम्प्रोमाइज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, it's a question of the Republicans themselves being able to get their act together and put the pressures. I don't think there are enough voices जो हैं वो इतनी आवाजें नहीं निकल रही हैं अमेरिका में अभी भी इस लड़ाई के खिलाफ। लग रहा है कि रूस के खिलाफ काफी हद तक अभी भी तरह सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। इट विल टेक फेयर पीरियड ऑफ टाइम, 3-4-6 महीने लगेंगे उसको थोड़ा बदलने में, इस रवैये को बदलने में, इस डायरेक्शन को बदलने में। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कैसे प्यूटिन इसको प्ले करते हैं उस वक्त। क्या प्यूटिन अपने आप को उसी तरीके से जीनी इफेक्ट, प्राइम एडवर्सरी और इस तरह से अगर वो बनाकर पर्सोना अपना बनाकर रखें, तो मैं नहीं समझता कि ये इसके ऊपर कोई असर होगा। ये फिर ये कैंपेन चलता रहेगा इसी तरीके से। बट सवाल आपका बड़ा दिलचस्प है, एंड दिस इज एक्चुअली, इसका दारोमदार यहीं पर है कि कितना अमेरिका के अंदर बदलाव आता है थिंकिंग ऑन दिस वॉर। उस बदलाव से मीडिया के अंदर भी बदलाव आएगा। जब अमेरिकन मीडिया बदलेगा और अमेरिकन कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बदलेगी, तो बाकी दुनिया पर भी, यूरोप के ऊपर भी, यूरोप की थिंकिंग के ऊपर भी, यूरोप मीटिंग्स विद G20 एटसेट्रा, सब लोगों के साथ, G7 सारी, उनके सब के साथ ये सब चीजें होंगी, तो उसका भी असर आएगा। तब इसका जो मैंने कहा था कि हाँ इस विंटर में शायद कुछ हो जाए, तो तब वो असर आ सकता है। मगर मैं समझता हूं कि ये नवंबर से लेकर मार्च तक जो ये विंटर का महीना कब सीजन हम देख रहे हैं, ये थोड़ी कम अरसा है, 4-5 महीने का अरसा है। इसके अंदर कुछ रैशनल होने का मुझे तो मुश्किल लगता है। मगर इन तरह की जियोपॉलिटिकल चीजों में इरैशनल चीजें बहुत दफे होती हैं। और कुछ कोई ऐसा इंडिकेटर आ जाए, या पुतिन का चेंज ऑफ हार्ट आ जाए, या कोई लीडरशिप प्रॉब्लम इशू रशिया के अंदर खुद आ जाए, इससे जो है ये ट्रिगर हो सकता है कुछ। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस वक्त ऐसा कोई क्लियर इंडिकेटर हमको मिल रहा है। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जनरल हसनैन से।
और उसके लिए आप सुपर चैट का प्रयोग कर सकते हैं, और उसके अतिरिक्त आप व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं। साथ में जो लोग भी देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया इस शो को तुरंत लाइक कर लें, और आप जो लोग भी देख रहे हैं वो बाद में आपके कमेंट्स जो हैं वो भी साथ में डालें। आपको ये भी याद दिला दें कि 5 और 6 नवंबर को हमारा जो वार्षिक उत्सव है वो होगा, तो उसका भी ध्यान रखें। जी, तो मैं अगला प्रश्न ये पूछ रहा था कि यूरोप जो है वो, मैं जैसा देख रहा हूँ कि बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि जो भी नीतियां हैं वो अमेरिका में बन रही हैं, और यूरोप एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अमेरिका की कॉलोनी बन गया है, कम से कम जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है उस हिसाब से। जर्मनी की स्थिति देख लीजिए, क्योंकि जर्मनी जो है वो बर्बाद हो रहा है पूरी तरह से, और उसके पास किसने कहा था, मैं भूल रहा हूँ किसने कहा था कि अमेरिका इज स्टिल एन ऑक्यूपाइंग फोर्स इन जर्मनी एंड जापान। तो ये लोग जो हैं, रशिया जो इनके साथ जो कैट एंड माउस का गेम खेल रहा है, कभी बंद कर देता है गैस, कभी चालू कर देता है, कभी कुछ कर देता है, तो जो हार्डशिप दिख रही है विंटर्स में, उसके बाद क्या यूरोप में एक ऐसा एंटी अमेरिका सेंटिमेंट बनेगा जिससे नेटो ब्रेक हो सकता है? हम इटली में ऑलरेडी देख रहे हैं ये चीज। राइट विंग आना इटली में। यार बड़ा दिलचस्प सवाल है ये, पर याद रखिए एक चीज, यूरोप जो है ऑन द डोर स्टेप ऑफ रशिया। पिछले 30 साल से इस सोच विचार में कि हम कोल्ड वॉर को जीत गए और अमेरिका के साथ मिलकर द बिगर नेशंस ऑफ नेटो पर्टिकुलरली, इनका ये विचार था कि किस तरह से प्रेशराइज करें रशिया को, पुश बैक करें और इंश्योर करें कि वो सिचुएशन दोबारा कभी ना आए जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आई थी उस वक्त, या कोल्ड वॉर में जैसे आई थी उस वक्त। तो एक इनहेरेंट सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है न्यूक्लियर की वजह से, और क्योंकि ये पुतिन ने इतना न्यूक्लियर को बढ़ाया हुआ है, एक न्यूक्लियर इनसिक्योरिटी यूरोप के अंदर, यूरोप के साइकी में बैठी हुई है। जर्मनी के पास न्यूक्लियर हथियार तो है नहीं, फ्रांस के पास भी है क्या, मतलब अमेरिका, अगर आप देखें तो फ्रांस एंड यूके पुट टुगेदर हार्डली न्यूक्लियर फोर्स एज सच है, बट नॉट that to that extent. It is the United States, and it is the United States economy which has sustained it. यही तो ट्रम्प का सबसे बड़ा वो था कि भाई अगर आप सिक्योरिटी देख रहे हैं तो कुछ तो आप भी कंट्रीब्यूट करिए इसके लिए, और इसी के ऊपर अडमन जो था यूरोप का अमेरिका के साथ, इसी के ऊपर ट्रम्प के साथ यही था ज्यादा जो बनता था। तो मैं नहीं समझता हूं कि, देखिए दिल में तो चाहे जो भी कहें वो, दिल में चाहे जहन में कुछ उनके हो, पर ग्राउंड के ऊपर क्या स्थिति है ये वो सब पहचानते हैं और सब जानते हैं कि अगर सस्टेनेबल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कोई दे सकता है यूरोप को, तो यूरोप खुद नहीं दे सकता, रूस के खिलाफ नहीं दे सकता, वो उसको अमेरिका के ऊपर डिपेंड करना ही पड़ेगा। और इसलिए ये सिचुएशन जो है बनी रहा, अनबन बने रहेगा, अनबन तो बना, वी सॉ ड्यूरिंग द 4-year पीरियड विद ट्रम्प, वो अनबन बना रहा उनका, तो वो बना रहेगा। इट विल बी एन आर्टिफिशियल काइंड ऑफ ए नेटो। इसका असर जो है बाद में नेटो पर होगा, जब, क्योंकि दिस इज नॉट द एंड ऑफ नेटो, टू माय माइंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ नेटो। अफगानिस्तान में आपने यू सॉ इट इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट कंप्लीटली, इराक में थोड़ा सा अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट लेगा। अब इसी को अगर ट्रांसक्राइब करके अगर आप कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑफ द इंडो पैसिफिक में ले जाएं और देखें तो क्या ये सस्टेन हो सकता है? दिस यूनिटी कैन इट बी सस्टेन? These are the questions that we should be asking for the future. Because the adversary is China ultimately, the rise of China. That is where we have to be looking. How does the Russia-China equation then work out in circumstances such as that? So, yes, your point is very well taken. There is no doubt कि अनबन रहेगी, मगर इसमें ऑप्शन यूरोप के लिए बहुत कम है। और आपने चाइना का नाम लिया, तो इसका जो एक तरह से जो बॉक डाउन हुआ है रशिया या यूक्रेन में जाके,
तो क्या अब चीन भी ताइवान के विरुद्ध कुछ करने से पहले 5 बार सोचेगा? सिचुएशंस जरा डिफरेंट है ऑफ कोर्स, और मिलिट्री सिचुएशंस आर वेरी वेरी डिफरेंट। तो मतलब एक को हम सिचुएट करके दूसरे पे तो नहीं एग्जैक्टली ला सकते, बट लेसन्स हम डेफिनेटली लेकर सकते हैं। विनेबिलिटीज ऑफ मॉडर्न वॉर टुडे, तो शुरुआत मैंने की थी, वो एक बहुत बड़ा सवाल आ गया है। और अगर नैन्सी पेलोसी वाली विजिट को हम देखें टू ताइवान, एंड यू सॉ व्हाट ऑल जो शेनानिगन्स चाइना ने उस वक्त प्ले किए थे उस वक्त, टू थिंक दैट दिस इज अ केक वॉक, टू थिंक दैट militarily it'll be just a walk through is something unimaginable। नहीं होगा, और नेवल वॉरफेयर में खास तौर पे मैं नहीं समझता चीन के अगर 700 शिप की नेवी है, ये है वो है, बट इट्स द क्वालिटी अल्टीमेटली दैट यू हैव टू डिपेंड ऑन। एंड यस, द एरिया ऑफ ऑपरेशंस इज वेरी वेरी लिमिटेड, इट्स अ वेरी हाई क्रंच एरिया जहां पर ये सब होगा इसके अंदर। बट आई डोंट थिंक चाइना वुड वांट टू रिस्क इट टू अर्ली, क्योंकि अगर वो रिस्क करते हैं तो फॉर देम इट हैज टू बी अ 100% विक्ट्री। नहीं तो 2035 और 2039 ये 49 के जो उनके गोल्स हैं, जो बड़े बड़े वैल्यूबल गोल्स हैं उनके लिए, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये 2022 में डिस्कस तो वही हो रहा है, जो 20th कांग्रेस में हो रहा है, ये सब चीजें डिस्कस होंगी अभी, और शुरुआत जो हो रही है अभी। Lots of things will be discussed, lots of new papers will come out. What are the final aims of 2035, 2049? What are the conditions that they will look, what are the strategic conditions, what are the geopolitical conditions that they will want to sustain at that time? इन सब के ऊपर बाधा पड़ेगी। चीन बड़ा फ्लेक्सिबल देश है, नो डाउट। if you're aiming to be a super power, तो आपको फ्लेक्सिबल तो होना ही पड़ेगा। You can't just sit and be rigid in all your parameters and conditions। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी। अब देखेंगे इस कांग्रेस के बाद क्या फ्लेक्सिबिलिटी नजर आती है हमको चीन के ओवरऑल स्ट्रेटेजिक आउटलुक में, किस तरह से वो देख रहे हैं दुनिया को, किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है हर 5 साल में, इस तरह से वो रिव्यू जो कर रहे हैं। तो ताइवान के अंदर जाना इटसेल्फ इज अ ह्यूज रिस्क, और अगर गए देयर इज नो गारंटी ऑफ विक्ट्री। क्या अमेरिका ने जो गारंटी दे रखी है ताइवान को और जापान को, लोगों को आजकल अमेरिका पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, आप जानते हैं। तो क्या वो जो सिक्योरिटी गारंटी है वो एक्चुअली प्ले आउट करेगी, या वो ताइवान को अपने हाल पे छोड़ देगी? नैन्सी पेलोसी विजिट मैं समझता हूँ बड़ी इमैच्योर और वैसी विजिट थी। दिस वाज एन अननेसेसरी रिस्क फॉर ईगो which was undertaken. Some people say that it was to test out a war game completely. ये war game play की जा रही थी, उसी को टेस्ट करने के लिए कहते हैं। ये egos, this can bring the whole world to grief in a thing like this. जी अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खासतौर पे अफगानिस्तान के बाद, और जिस तरह से अफगानिस्तान से हथियार छोड़ के निकल के आए वहां से, यस यू आर राइट, क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। तो क्या what is the level of risk that China will be undertaking? Can they expect कि अमेरिका जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, और उस लेवल ऑफ रिस्पॉन्स के साथ करेगा? क्या वो अमेरिका रिस्क लेने के लिए तैयार होगा, far away from their frontiers, their capability to sustain strategically in the waters of the Pacific? ये सब बड़े सवाल, बड़े गंभीर सवाल हैं, इनके ऊपर लंबे हमको प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे टू एक्चुअली ब्रिंग इन द वेरियस पैरामीटर्स एंड द रिस्क असेसमेंट इटसेल्फ बाय इटसेल्फ। मगर जिस तरह से अभी इस वक्त हम देख रहे हैं और जिस तरह से इसका बिल्डअप हो रहा है, यस आई वुड आल्सो टेक इट टू द पिंच ऑफ सॉल्ट, तो कि कितनी हद तक अमेरिका इसमें जाएगा। बिकॉज इसका एग्जिस्टेंशियल तो नहीं कर सकते, you can't start taking existential risks to say that we are willing to destroy our nation for the sake of protecting Taiwan. भाई ये तो ज़्यादती हो जाएगी उसके बाद। तो I think everything has to be taken with a pinch of salt, and at the moment we are in a very, very kind of a hypothetical kind of a situation and discussing these issues primarily from a wargaming angle.
और ऐसी सिचुएशन में यदि चाइना ताइवान पर आक्रमण करता है तो भारत का क्या रोल रहेगा? क्या अगर चाइना के लिए अगर टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन बन सकती? अगर चीन ताइवान पे कुछ करता है, आपका सवाल क्लियर नहीं था जी मुझे जी जरा। जी जी। मतलब कैन वी मेक इट अ टू फ्रंट सिचुएशन ऑन द हिमालयन फ्रंट और ऑन द मैरिटाइम फ्रंट इन द इंडियन ओशन टू हेल्प द यूनाइटेड स्टेट्स एट व्हाट स्टेज? अगर आपके सवाल में आप ये क्वालिफाई कर दीजिए, एट व्हाट स्टेज? आप 3 साल देख रहे हैं, 5 साल देख रहे हैं, कितने साल देख हाँ, ये तो खैर दैट इज एन अननोन क्वांटिटी। रहे हैं? ओके ओके, वी विल टेक इट हाइपोथेटिकली। हम देखते हैं कि नियर फ्यूचर, why should we say anything else? As an analyst, one should look at all contingencies. A near future. हमें इसी देखिए, अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, हम किसी और की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम किसी की लड़ाई के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं बनेगा। ये भारत, ये दैट शुड बी क्लियर। भारत को अपने आप क्लियर होना चाहिए, भारत की लीडरशिप को क्लियर होना चाहिए, दे आर एब्सोल्युटली क्लियर ऑन इट। हम वी आर डूइंग नथिंग एट एनीवन्स बिडिंग। इस पूरी यूक्रेन की लड़ाई में हम अपने आप को किस तरह से हमने सस्टेन किया है ऑन अ फ्रंट ऑफ न्यूट्रलिटी, वी हैव रेजिस्टेड एवरीथिंग सो फार। तो मैं नहीं समझता कि टू फ्रंट बनाने का ये सब बनेगा इस वक्त, एनी टाइम इन द नियर फ्यूचर। वी आर $125 मिलियन का ट्रेड चल रहा है, चलिए ज्यादातर इन फेवर में चाइना के है, चल रहा है। वी आर एक्चुअली सस्टेनिंग अ टू फ्रंट वॉर हियर। एक तरफ से हम इकोनॉमिकली कोऑपरेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम कॉन्टिनेंटल थ्रेट्स को भी वो वार्ड ऑफ कर रहे हैं, तैयारी हम कर रहे हैं मैरिटाइम थ्रेट्स की। तो ये 3 फ्रंट के ऊपर तैयारी चीजें चल रही हैं साथ साथ। दिस इज हाउ। और एक इंटरनल फ्रंट भी है। एक इंटरनल फ्रंट भी है एक इंटरनल फ्रंट भी है। तो इसी पाकिस्तान को बड़ा अचंबा होता है इसको देख करके, ये चीन के साथ करते कैसे हैं ये लोग? How do they man? I've had these discussions with lots of Pakistanis. They sometimes wonder, off the table बड़े wonder करते हैं, ये इंडिया कैसे करता है इसको? How do they manage this kind of a thing? एक पूरे हिमालयन फ्रंट के ऊपर वो गलवान भी हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये इकोनॉमिक्स भी हो रहा है, मैरिटाइम तैयारी भी हो रही है, आत्मनिर्भरता भी हो रही है, ये सब हो रहा है। So I think a nation which is on the march, on the rise, can look at all these things. If you are static in your thinking, अगर आप internally sustain अपने आप को stable नहीं कर पाए, तो naturally how will you do all these things? आप $3 बिलियन के लोन के लिए हर 3 महीने पे भाग रहे हैं IMF के पास या चीन के पास या किसी के पास, तो how will you sustain yourself? इसी India today has a situation जहां पर हमारे पास काबिलियत है इसकी, हम अपने हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई किस चीज के ऊपर हम अपना दारोमदार लगाएं इस वक्त। आई थिंक वी हैव क्रिएटेड अ रीजनेबल बैलेंस। हमने मैसेज दे दिया है कि देखिए ये हिमालयन फ्रंट जो है, दिस इज नॉट नेगोशिएबल एट द मोमेंट। एंड जयशंकर साहब की ज्यादातर स्पीचेस अगर आप देखें दुनिया भर में, ये कहे जा रहे हैं, कल परसों भी फिर कहा है कि पिछले 2 साल हैव बीन वेरी वेरी टेंस इयर्स विद चाइना। But we have made our point. We have sent home the message very clearly that there is no compromise on the border, on the line of action control like this. Dusra, I think through strategic messaging, we are also saying that we are developing ourselves on the maritime front. Because this maritime front is a very important front. CDS का लाना, इंटीग्रेशन करना, थिएटराइजेशन शुरू करना, ये सब चीजें भी अब शुरू हो रही हैं। इट मे टेक टाइम, बट हमारी तवज्जो जो है, अटेंशन जो है वहां पर है। Lastly, the money we were wasting in imports all this time on weaponry, वक्त लगेगा, कोई नहीं कहता ये ओवरनाइट होगा, वक्त लगेगा। आत्मनिर्भरता के जरिए कम से कम कॉन्सेप्ट तो शुरू हो गया है, कम से कम एक वैल्यूएबल एफर्ट तो शुरू हो गई है, एक इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च ज्यादातर शुरू हो गया है। We have given a little push to all these agencies which are looking at. एक नई एनर्जी है दिल्ली में, अगर आप देखिए तो एक नई एनर्जी है यहाँ पर। मैं जो हमारी डिफेंस कम्युनिटी, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है यहाँ पर, सर्विंग कम्युनिटी के साथ अगर बैठ के बात करे इत्मीनान के साथ आदमी, एक नई एनर्जी है आज। I am willing to put my bets on it. This is going to take India very far. वक्त जरूर लगेगा, हमें पेशेंस चाहिए। That is our biggest adversary is patience in this entire thing. तो मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए ये सब I think these are extraneous things.
हम वी आर दिस इज वन ऑफ आवर ऑप्शंस, कोड का हम हिस्सा रहेंगे, इंडो पैसिफिक का हम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक आर्म रहेंगे। दीज आर ऑल ऑप्शंस व्हिच वी हैव, दीज आर ऑल फॉल बैक थिंग्स जिसके ऊपर हम हैं। और सब कुछ गवा दिया इधर उधर, तो दिस इज समथिंग टू फॉल बैक ऑन ऑलवेज। बट जो कुछ हम डिसीजन लेंगे विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया अलोन। जी, यही तो आपने भी जयशंकर जी का नाम लिया। तो जो जयशंकर जी जिस प्रकार इस समय जो है कि बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से और फॉर्थराइट, ये जो कॉम्बिनेशन है सोफिस्टिकेशन एंड फॉर्थराइटनेस, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये इनकी जीन्स में है। ये most people don't know that he is the son of the Doyen of Indian strategic thinking, K. Subramaniam. Okay, Subramaniam report, Kargil Review Committee report, तो सभी को मालूम होना चाहिए. I hope people all know this, that the person who headed this committee, Kargil Review Committee, was none other than K. Subramaniam. K. Subramaniam was the head of the IDSA for a very long time. जब सप्रू हाउस में यहाँ पर होता था IDSA. Today IDSA is an iconic organization by itself in India, one of the leading think tanks. तो इनके पिताजी थे वो, जयशंकर के, और जयशंकर फिर फॉरेन सर्विस में आए, और he has held some of the prime diplomatic appointments. इसी अगर आप बीजिंग में रहे हैं, अगर आप वॉशिंगटन में रहे हैं, इस तरह देशों में रहे हैं अगर आप, और लंबे लंबे टेन्योर्स किए हैं, फिर आकर वापस हेडक्वार्टर में यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में रहे, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, और उसके बाद आपको चुना गया है टू बिकम द फॉरेन मिनिस्टर. तो सी यू ब्रिंग ए वर्किंग कल्चर. एक तो होता है पॉलिटिकल वर्किंग कल्चर, जिसमें आपकी लार्जर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, और यू ब्रिंग योर दैट पॉलिटिकल एक्यूमेंट आप लाते हैं उस मिनिस्ट्री में, और पॉलिटिकल डायरेक्शन आप देते हैं. यू आर अ वेरी गुड लिंक बिटवीन द PMO एंड अदर्स. इनकी बात यह है कि एक तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, प्राइम मिनिस्टर का भी. दूसरा, इनके अंदर एक नेचुरल एक्यूमेन है टू क्रॉस कट, मतलब ये दाहिने बाएं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ बड़े आसानी के साथ इंटरमिंगल करते हैं. मैंने इनको देखा है बहुत डायलॉग्स में, इनसे बातें की हैं मैंने, एक दो ऑर्गेनाइजेशन में जयपुर के अंदर ही की है मैंने बातें इनके साथ. आई फाउंड दैट ये आसानी के साथ लोगों के साथ बैठ के बात कर सकते हैं. He doesn't come from a parent to child kind of a thing with people. Not only भारत के लिए, मैंने तो इस पर लिखा भी है और कहा कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं. अगर ये जो 10 दिन का जो इन्होंने अरसा बिताया है वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में, ये एक्चुअली सिर्फ भारत के लिए नहीं, दिस वाज एक्चुअली फॉर ग्लोबल कम्युनिटी, because lots and lots of these meetings were cutting across all kinds of frontiers with ease. Meeting the Chinese foreign minister, meeting the Russian foreign minister, driving up to Washington, अलग-अलग think tanks के अंदर बैठकर, thought of ideas, stamina है, ideas कर रहे हैं, दिमाग अच्छा है, flexible mind है, articulate है, और चाहिए क्या आदमी को? फॉरेन मिनिस्टर को बैकग्राउंड चाहिए, आर्टिकुलेशन चाहिए, flexible mind चाहिए, affable ability to reach out to people, socially sophisticated हो. I will give you 150 out of 100. स्ट्रेट अवे. तो ये मॉडर्न डे फॉरेन मिनिस्टर्स जो आजकल के हैं, अगर दुनिया भर में देखें तो फॉरेन मिनिस्टर्स आर ऑफ दिस काइंड. बट वी आर लकी दैट वी हैव ए प्रोफेशनल डिप्लोमैट हु इज नाउ ए फॉरेन मिनिस्टर. आई थिंक दिस देयर कुड बी नथिंग बेटर एट ए चैलेंजिंग टाइम सच एज दिस. क्योंकि मैं समझता हूं कि इंडियन डिप्लोमेसी के लिए, इंडियन strategic thinking के लिए, this is probably one of the most challenging times. और जयशंकर साहब हैं इस वक्त, I think it's a very good thing for India. आप सही कह रहे हैं. मेरे विचार से ग्लोबली अगर देखा जाए तो भारत की ओर से प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद संभवतः डॉक्टर जयशंकर की ही सबसे अधिक बात होती है. और आजकल भारत में भी यदि प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह जी को छोड़ दे तो उसके बाद भी उनकी ही सबसे ज़्यादा बात होती है. तो डेफिनेटली ही हैज़ ब्रॉट अ न्यू कल्चर एंड आई थिंक अ न्यू होप एंड अ वेरी फ्रेश अप्रोच. ये तो है, डेफिनेटली कहना पड़ेगा.
तो अब हम दर्शकों के प्रश्नों की ओर चलते हैं। उसके पूर्व में एक बार सबसे पुनः अनुरोध कर लूँ कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग देख रहे हैं वो लाइक का बटन तो तुरंत ही दबा दें। साथ में आप लोग जो नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें। और आपको याद दिला दूं, 5 और 6 नवंबर को हमारा वार्षिक उत्सव होने वाला है। इसमें एक कैटेगरी जो सुप्रीम है उसके रजिस्ट्रेशन अभी भी अवेलेबल हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। साथ में आप हमारा सपोर्ट भी करें, ये भी आपसे अनुरोध है। दर्शकों के प्रश्नों पर चलते हैं। Mehul Shah, sentiments in US will evolve based on the domestic economy. As the economy goes into the tank, the sympathy for Ukraine will subside, don't you think? सवाल बड़ा दिलचस्प है। देखिए, अमेरिकन इकोनॉमी टैंक होना तो जरा मुश्किल लग रहा है इस वक्त। वी आर नॉट, ये 2008 का वक्त नहीं है। सब प्राइम क्राइसिस जो है, वी आर नॉट हेडिंग टुवर्ड्स दैट, इट सीम्स। empathy and sympathy for Ukraine. Yes, at the end of the day, what Russia has done to Europe, what Russia has done to US interests, जो करा है यूरोप के अंदर और यूक्रेन के खिलाफ, ये अमेरिकन जहन के अंदर काफी हद तक चला गया है। और अमेरिकन इंफॉर्मेशन कैंपेन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी सिर्फ यूरोप को और दुनिया को, ग्लोबल कम्युनिटी को नहीं टारगेट कर रही है, इंटरनली अमेरिका को भी टारगेट कर रही है। तो अमेरिका के अंदर काफी एम्पैथी है इस वक्त। जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जो डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें हैं, रेफ्यूजीज की हैं, एक्सटर्नली डिस्प्लेस्ड पीपल की हैं, ये इमेजेस जो हैं इनको निकालना दिमाग से इतना आसान नहीं होता है। बट वक्त जो है उसकी वजह से शायद कुछ हद तक डाइल्यूशन हो सकता है। मैं ये कहता हूं कि विंटर इज अ टाइम जब आप देखेंगे कि ये कन्वेंशनल ऑपरेशंस जो हैं थोड़े कम हो जाएंगे। मैंने ये भी गेसवर्क किया है कि आर्टिलरी शेलिंग भी कम हो जाएगी, क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाएंगे इस तरह से जिस तरह से हो रहा है। तो शायद इमेजरी जो है वो भी कम हो जाएगी कुछ हद तक। और उसके वजह से द इंटेंट कि भाई ये लड़ाई बंद करो, अब हो गया बहुत। एक जमाने में 20 मिलियन, $53 बिलियन, $53 बिलियन की का सपोर्ट यूक्रेन को दे रहे हैं। इसकी बात ये स्टैटिस्टिक्स तो बड़े क्वेश्चनेबल है, मगर हर दिन ये स्टैटिस्टिक बदलते रहते हैं। $53 बिलियन का सपोर्ट आप दे रहे हैं यूक्रेन को, ये आ रहा था इसके अंदर। आई मीन दैट इज द काइंड ऑफ, यहाँ पर पाकिस्तान को आप $3 या $4 बिलियन देने के लिए, या फॉर दिस ग्रेट फ्लड्स, आई थिंक तो आप देख लीजिए कि इंटरेस्ट को सस्टेन करने के लिए, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सस्टेन के लिए कितना पैसा अमेरिका खर्च कर सकता है। तो अगर वो कर रहा है इतना, तो एकदम से पुल बैक करके ये सेंटिमेंट्स के ऊपर तो नहीं होगा, ये तो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर होगा। तो अपने जो आपके जो विचार हैं इनको कभी भी एम्पैथीज के ऊपर ज्यादा मत जाइए। ज्यादा इतना जो हार्ड फैक्ट्स होते हैं और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं देश के, उनके तरफ ज्यादा जाइए। जी, नेक्स्ट है ध्रुव मुखोपाध्याय सर। जैसे जूज यूएसए में इन्फ्लुएंस बनाते हैं, व्हाट कैन एनआरआईज लर्न फ्रॉम देम? देखिए, जूइश कम्युनिटी अमेरिका की जो है बड़ी पुरानी कम्युनिटी है, नो डाउट। the NRI community is a comparatively new community and more 60s 70s based है, जिन्होंने पैसा बनाया, अमेरिका को बहुत कंट्रीब्यूट किया, आईटी इंडस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूट किया। अब जो है पॉलिटिकल लीडरशिप में भी आ रहे हैं, सोशल लीडरशिप में भी आ रहे हैं। इस तरह के दिस इज अ कम्युनिटी व्हिच इज ऑन द राइज, डायनेमिक है। नो क्वेश्चंस दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कम्युनिटीज इन अमेरिका टुडे। बट जूइश कम्युनिटी जो है ये बहुत पुरानी है। और सेकेंडली, इनका जो नाता है पैसे के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर बहुत है। अमेरिकन इकोनॉमी वाज मेड बाय देम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। many of them came from Europe into America, brought a lot of money with them at that particular time, invested the अमेरिका का जो रिवाइवल था after the war, also they had great contributions in this Jewish culture
जो है बड़ा पहचाना हुआ कल्चर है, नॉट टू से द साउथ एशियन कल्चर या एनआरआई कल्चर इज नॉट। देख रहे हैं हम धीरे धीरे किस तरह से वहां गरबा और ये सब चीजें किस तरह से वहां सस्टेन हो रही हैं। दिस विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। मैं नहीं समझता वी शुड बी इन एनी हरी फॉर दिस। हमें इन्फ्लुएंस जरूर बहुत इन्फ्लुएंस हो रही है, इन्फ्लुएंस बेशक हो रही है, धीरे धीरे कुछ जगहों पर हो रही है। अब आप देखें विद इन दी प्रेसिडेंशियल, विद इन द व्हाइट हाउस इटसेल्फ कितने कितने लोग हैं, मीडिया के अंदर लोग हैं, सोशल सेक्टर के अंदर लोग हैं, लीगल प्रोफेशन में कितने लोग हैं। मिलिट्री के अंदर अभी नहीं है ऐसा कुछ, जहां पर हार्ड पावर होता है वहां शायद इतना ना हो, बट इस तरह की चीजों में कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत ऐसे नुक्ते हैं जहां पर एनआरआई पावर इज इंक्रीजिंग। एंड one thing we have to agree that our prime minister's initial visit, the first visit, second visit, has helped in triggering, बहुत trigger किया है. It has given a passion to them, it's given them a sense of unity, understanding, और साथ में a very good sense of maturity in the sense कि yes, some people will be Democrats, some people will be Republicans. Don't expect कि सब Republican बैठे होंगे या सब Democrat बैठे होंगे. अमेरिका इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया। तो अब अलग अलग ओपिनियन होंगे, अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटीज होंगी लोगों की। इसके ऊपर डोंट गेट अननेसेसरली परटर्ब्ड। बहुत लोग परटर्ब हो जाते हैं, अरे ये सोच रहा है, ये सोच रहा है आइडियोलॉजिकली। अरे आइडियोलॉजिकली जो भी सोचो, तुम दूसरे देश में जाकर अपना कल्चर, अपना इन्फ्लुएंस वहां लगा रहे हो, एंड यू हैव द फ्रीडम टू चूज व्हाट यू विश टू डू, जस्ट लाइक यू गॉट द फ्रीडम इन योर ओन कंट्री। राइट सो एनआरआईज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anil Mutyala, how long do you think this show of a war will go on between Russia and Ukraine? इसका जवाब अभी संजय साहब ने और मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, और मैंने यही छोटे से लफ्जों में कहा था, या तो इस विंटर के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज आएगा बिकॉज ऑफ द इश्यूज व्हिच आर गोइंग ऑन विद इन नेटो एंड विद इन ईयू। ठीक है, किसी सस्टेन्ड तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला ये वो करके शायद ना आए, मगर धीरे धीरे शायद आ जाए। दूसरा है कि कोई ट्रिगर आएगा, एक ट्रिगर आएगा रूस की तरफ से शायद, या इसकी तरफ से, जहां से भी है, एक ट्रिगर आएगा which will bolster this whole process and bring a greater sense of realization among people. ये communities बड़ी sophisticated communities हैं जो who have seen the Cold War and now have seen 30 years of relative peace. They will be striving very hard to try and make sure that they go back to the quality of life that they have been used to. They would not like to be in a situation जो जिस तरह की एनर्जी सिचुएशन दिखती आ रही है हम लोगों को इन फॉर द न्यू फ्यूचर। नेक्स्ट, व्लादिमीर आदित्यनाथ, प्रणाम आप दोनों को। भारतीय सेना और मिलिट्री इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा सबक और इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स क्या हैं इस लड़ाई से? मैं समझता हूं टेक्नोलॉजी आज और कल की लड़ाई जो है सब टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड है। तो पिछले 2 साल में आप देख लीजिए किस तरह का डेवलपमेंट्स हुए हैं, स्पेस, ड्रोन्स, सर्वेलेंस, साइबर, इंफॉर्मेशन एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इस सब चीजों के ऊपर। और इन चीजों के अंदर इंटरडिपेंडेंसी, यूक्रेन जो है इस लड़ाई को लड़ ही नहीं सकता था। पूरी सप्लाई चेन्स तो यूरोप की खोलकर मैन्युफैक्चर करके उनके सामने खड़ी कर दी, तभी तो लड़ाई लड़ी है। भारत को अगर कल लड़ाई लड़नी है ये, तो कोई सप्लाई चेन्स भारत के लिए नहीं खोलेगा, ये सब सप्लाई चेन्स हमारी अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए आत्मनिर्भरता जो है हमारी, चाहे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चाहे हमको वक्त लगे, मगर यही एक साधन है जिससे हम अपने आप को एक मॉडर्न सेट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, स्ट्रक्चर्ड इन अ मॉडर्न वे, सीडीएस अपॉइंट हो चुके हैं दोबारा सेकंड टाइम। एंड मैं समझता हूं कि जो प्रोसेस शुरू हुआ था 2020 में, वो प्रोसेस को दोबारा एनर्जाइज करके और हमें आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, मैं Wadneker, what will be implications on India if Russia loses badly, considering we are still buying S-400, Akula submarine, AK-203, etc.? Hypothetical question. कि Russia loses badly. Military loss for Russia on the battlefield, to my mind, अभी भी बड़ा questionable है। ओके, चलिए आपको मैं दे देता हूँ, I grant you कि Russia loses militarily.
इसका मतलब नहीं कि यूक्रेन जाकर ऑक्युपाई कर लेगा पूरे रशिया को और रशिया की पूरी फैक्ट्रीज को बंद कर देगा. रशिया विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. देखिए, डिफेंस इंडस्ट्री इज वन एरिया थ्रू विच इकोनॉमीज आर सस्टेन. अमेरिका की पूरी इकोनॉमी डिफेंस इंडस्ट्री पर बनी है. ये मैं कहता हूँ, दारोमदार पूरा अमेरिकन इकोनॉमी का शुरुआत का जो है वो सब डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर है. तो कहना कि अमेरिका के रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, revival of defense industry is one of those very very important things. And trust, sustainability. भारत को याद रखना चाहिए कि हमारी रिलेशनशिप रूस के साथ जो है बहुत गहरी रिलेशनशिप है और इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है साथ में. और हम अब वो देश नहीं बने. नाउ वी आर, मैं अपने आप को हर दफे ये डिस्क्राइब करता हूं, इंडिया इज टुडे एन इमर्जिंग मिडिल पावर and a very important swing power. Swing power. और जो swing power बनता है एक interim period में becomes a very important entity. Everyone seeks your cooperation. And this is the time that India must exploit its status as a swing power. Next. Mahesh Madhurji, thank you very much. Thank you for your help. Chatu Davaluri, General Hasnain, how do you access US statement that they will fight to the last man, meaning last Ukrainian? How will other countries dependent on US for security perceive this? देखिए, ये तो बायलाइंस बन जाती हैं. लड़ाई जब प्रोग्रेस होती है तो बिकम्स, यस आई एग्री, अमेरिका की प्रॉक्सी, नेटो की प्रॉक्सी वॉर है यूक्रेन के अंदर अगेंस्ट रशिया. Last Ukrainian. This is a saying which is going on at the moment. But obviously, they know what is the final capability of a military victory. तो मैंने जो आपको डिफाइन कर दिया कि मिलिट्री विक्ट्री कन्वेंशनल लड़ाई में बहुत दूर हटती जा रही है. एंड आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू सस्टेन अ फुल मिलिट्री विक्ट्री. देयर विल बी पुशबैक्स फ्रॉम रशिया. टाइम टू टाइम पुशबैक्स होते रहेंगे. और इसके साधन बहुत दुनिया के होते हैं. अगर आप मैन पावर नहीं है आपके पास तो आप मर्सनरी ले आइए. मर्सनरी नहीं है और दूसरे प्रॉक्सीज कहीं से ले आइए. ये लड़ाई तो मतलब इट कैन बी सस्टेन टिल एनी टाइम. तो ये डोंट गो टू मच बाय दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जो ये आते रहते हैं. दीज आर मोर फॉर थिंक टैंक एनालिसिस एंड मीडिया को सस्टेन करने के लिए रोज. ये रियलिटी में ये चीजें नहीं होती. जी. Ishan Tiwari in USA is the best friend of India indirectly because whenever we need US, they deny the help and we start developing that thing by ourselves. Example, Mavic. I agree with you entirely. Good. It's a good thing when we are denied something, obviously you will develop it yourself. And this very good decision taken in India to put the limits on import of certain designated items. कि भाई अगर आप इनको, यू आर नॉट गोइंग टू इंपोर्ट दिस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, वी विल डेवलप, चाहे इनकी क्वालिटी कुछ भी हो, हम डेवलप करेंगे. मेरे ख्याल में सिर्फ जहां पर ये हेलीकॉप्टर की बात है, दैट्स द ओनली एरिया वेयर रिस्क टेकिंग इज वेरी डिफिकल्ट. मतलब एवियोनिक रिसोर्सेज जो है उनके अंदर थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज यू आर रिस्किंग द लाइव्स ऑफ योर पायलट्स एट दैट टाइम. बट बाकी हथियार को फायर करना है सट, ऑफ कोर्स क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वेपनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बबीना के रेंजेस पर हुआ है जहां पर एक टैंक की गन फटी है और 3 लोग उसमें मारे गए हैं. एंड वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. वी कैनॉट हैव स्टैंडर्ड्स लाइक दैट. आवर इंडस्ट्री हैज टू एंश्योर कि ये मैसेज क्लियरली जाए जवान को ग्राउंड के ऊपर कि हथियार चाहे अमेरिका से आया हो, चाहे नेटो से आया हो, चाहे भारत के अंदर बना हो, हथियार का की क्वालिटी और स्टैंडर्ड वही है. दिस इज समथिंग वी कैनॉट कॉम्प्रोमाइज. जी. नेक्स्ट, Mahesh Madhurji, thank you once again. Varun Khullar, sir, do you think this war is run by American weapon manufacturing companies as they are facing crisis? That's why America is escalating the war with weapons. Why doesn't the world see this aspect? The war, I mean, every war has been run like this. अब जैसे आप देखिए, after Gulf War 1, अमेरिका ने 150 F-15 बेचे कुवैत को. और
आपको मालूम होना चाहिए, स्टेटिस्टिकली ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। 150 F-15 बेचे, वो 150 F-15 को बनाने के लिए तकरीबन 5 साल लगे। तो सप्लाई लाइंस 5 साल तक 6000 लोग जो थे उसके अंदर एम्प्लॉयड थे to make those aircraft and sell them to Kuwait, and the economy was being sustained. Yes, you're right, 100% defense industry does drive this to a great extent, but it is not, there's a compromise formula in this. ये नहीं कि अमेरिका जो है सिर्फ लड़ाइयां ही हर जगह पैदा करता रहेगा अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, नहीं। बेशक the Cold War ended on the American development of Star Wars capability or the projection of Star Wars capability, और रूस को कंपटीशन में डालकर उनकी इकोनॉमी को तकरीबन पैरालाइज करा उस वक्त। दैट वाज स्मार्ट थिंकिंग। बट इस वक्त इस तरह की चीज के अंदर ये सब इट इज डेफिनेटली a contributor towards the larger economy, but to say if you go to war only to sustain our economy, that I think is a little bit of an exaggeration. Okay, next one. What factors will change that makes this war come to an end by this winter? Especially the interest of US. One of the major things I did mention in the middle is the stocks of NATO themselves have eroded to a very great extent. Secondly, the very good question which Sanjay Saab had asked us in the beginning, कि US-Europe relations, the United States can take this up to a level. Beyond that, as we are already saying, suffer तो यूरोप ही कर रहा है, सिर्फ सफर तो यूरोप ही कर रहा है। यूरोप की कम्युनिटी सफर कर रही है, who are got used to certain qualities of life and standards of living etc. जब एनर्जी नहीं है आपकी और आपने कोई एफर्ट्स नहीं किए अल्टरनेटिव्स ढूंढने की आसानी से एट सस्टेनेबल प्राइसेस, बिकॉज उसका असर जो है पर इकोनॉमिक्स पर होगा। तो this is one of the very, very important factors in the future of this conflict. And this is what Putin is fully aware of, and he's depending on it. Right, sir. 8 बज रहे हैं अब। बिल्कुल, that was the last question, incidentally. So we Okay. bring this to an end. इसी के साथ हमारा कार्यक्रम आज समाप्त होता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल हसनैन को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।